हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो सबसे पहले तो जय हिंद, वंदे मातरम। आज आपको पता है भारत का स्वतंत्रता दिवस है, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आई विश, आई होप, आई प्रे कि जैसे भारत आज़ाद होकर तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है, वैसे जल्दी ही आप लोग भी सिलेक्शन लो, जॉब लो और जल्दी आप लोग भी फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सको, किसी के ऊपर आपको डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। और आज की क्लास आपको पता है किस बारे में है? एसएससी सीजीएल मेंस 2023 का हम लोग बैच कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इसको सिर्फ मेंस वाले ही नहीं, बल्कि आपका सीजीएल का प्री है या सीएचएसएल का एग्जाम है या सीपीओ का कोई सा भी आपका एग्जाम है, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। इसके अंदर मेरा एफर्ट जो है ना, A to Z बैच से आप कह सकते हो थोड़ा सा ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेंस अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और अगर मैंने जिम्मेदारी को लिया है तो मैं बखूबी इसको निभाऊंगा। और आपको पता है अभी हम पढ़ रहे हैं पैराजम्बल्स, तो पैराजम्बल्स की ऑलरेडी मैं 3 क्लासेस आपको जो है पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने वो 3 क्लासेस नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लेना। आप डायरेक्ट इस वाली वीडियो पे मत आना। अगर आप डायरेक्ट मेरी इस वाली वीडियो में आ गए हो किसी तरीके से, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, फिर आप मुझे ब्लेम करोगे, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है हमारा, है ना। हालांकि इसमें भी मैं एक्सप्लेन करूंगा चीजों को, लेकिन जो थेरी, जो चीजें, जो कॉन्सेप्ट्स मैंने पहली क्लास में बताई है, दूसरी क्लास में बताई है, वो मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं एक ही चीज को बार बार नहीं बता सकता। क्योंकि किसी भी चीज को आप स्टार्टिंग से ही शुरू करते हो ना, बीच में से तो शुरू नहीं करते हो। तो पहले आप पहली दूसरी क्लास देख लो। मैंने जो प्लेलिस्ट है सीजीएल 2023 मेंस के नाम से वो अपडेट कर दी है। प्लेलिस्ट में आप जाओगे, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, प्लस A to Z बैच जो मेरा चल रहा है, जिसके अंदर 46 या 47 क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने अपडेट कर दी है। तो एक बार जाओ और सारी की सारी क्लासेस देखो, मजे करो तुम यार। जाओ, आज़ादी के दिन पे मैं तुम्हें यही यही मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, कि तुम जाओ फ्री में इंग्लिश पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो और मजे करो, ठीक है। पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। चलो, तो ये पहली क्लास है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, आज की क्लासेस में, वैसे तो सारी क्लासेस में मैं यही करता हूँ, लेकिन आज की क्लासेस में स्पेशली मैंने ऐसे क्वेश्चंस को मिक्स किया है जिसमें आपको इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको मॉडरेट मिलेंगे, आपको डिफिकल्ट भी मिलेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो भी सीजीएल 2023 के प्री में आए हुए हैं, सारे के सारे मैंने वहीं से निकाल निकाल के डाले हैं। लेकिन इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को अरेंज किया है कि एक आपको ईजी दिखेगा, फिर आपको एक मॉडरेट, फिर एक डिफिकल्ट, इस तरीके से आपको दिखेगा। लेकिन कमाल की बात जानते हो, तुम्हारे लिए तो सब ईजी है, क्योंकि तुमने किससे पढ़ा है? मुझसे पढ़ा है। और मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया कि तुम्हारे लिए तो सब कुछ ईजी है। तुम्हारे लिए ईजी तो ईजी है ही, तुम्हारे लिए मॉडरेट भी ईजी है, तुम्हारे लिए डिफिकल्टी भी ईजी है। ठीक है भाई, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4, यहां से क्वेश्चन नंबर 37। आपको पता है क्या करना है? सबसे पहले स्क्रीन को पॉज करके आपको क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करना है। उसके बाद लास्ट में, आप लोगों की ये बहुत बड़ी कमी है, देखो आप लोग कमेंट करते हो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग कभी भी मुझे कमेंट में ये नहीं बताते कि सर आज की क्लास में हमने इतने सवाल किए, मतलब आपने इतने सवाल करवाए और हमारे इतने सवाल ठीक थे। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बात बताओ। अब आज की क्लास में मैं आपको ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन कराने वाला हूँ? 19 सवाल मैं आपको आज की क्लास में करवाने वाला हूँ, 19 क्वेश्चन। तो आप अब ये देखो, मेरी कंडीशन है पढ़ाने की कि आप सब लास्ट में, आपको सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं खुद, और लास्ट में आप मुझे बताओगे कि आउट ऑफ 19 क्वेश्चंस आपके कितने ठीक थे। आपको ये कमेंट करके मुझे लास्ट में बताना है, ठीक है। ये मेरा गिफ्ट मांग रहा हूं मैं तुम लोगों से, आजादी के दिन का, है ना, कि तुम लोग मुझे गिफ्ट देना बताकर कि सर हमारे इतने ठीक थे, ताकि मुझे लगे कि हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं अपन, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे, पढ़ो जरा इसको। सबसे पहले ऑप्शंस पे आपकी नजर जानी चाहिए। ए, बी, सी, डी, यानी कि चारों ऑप्शंस अलग है। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर आपको इंट्रो मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा? अगर आपको इंट्रो मिल जाए तो चलो इंट्रो पढ़ते हैं। मैनी स्पीशीज, पहले ए पढ़ो। मैनी स्पीशीज ऑफ बैम्बू फ्लावर once in several years and then die. Many species of bamboo flower once in several year, यहां पर कुछ मिसिंग है। Many species of bamboo flower, यहां पर कुछ मिसिंग है, यहां पर कुछ तो मिसिंग है। ब्लूम होना चाहिए, फिर कुछ होना चाहिए, once in a several years and then die, और फिर मर जाते हैं। तो ये इंट्रो तो नहीं लग रहा। अगला पढ़ो। द स्टेम itself is hollow and is connected to a network of rhizomes which spreads out beneath the surface of the soil. क्या ये आपको इंट्रो लग रहा है? तो मुझे तो नहीं लग रहा। द स्टेम itself, द स्टेम, यहां पर बोल रहा है द स्टेम, तो कहीं ना कहीं पहले स्टेम के बारे में जिक्र किया होगा, मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पर इसको स्पेसिफाई किया जा रहा है। अगर स्टेम के साथ द लगाए मतलब स्पेसिफाई किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो इसके बारे में आया होगा। तो एक बार पढ़ लेते हैं सारे ऑप्शन, जल्दबाजी नहीं करते। रूट्स, जो रूट्स हैं, ग्रो आउट ऑफ दिस नेटवर्क, आउट ऑफ दिस नेटवर्क, ये जो रूट्स है ना, अगर आप इससे शुरू करते हो मान लो, तो जो रूट्स हैं ग्रो होते हैं आउट ऑफ दिस नेटवर्क, इस नेटवर्क से। तो किस नेटवर्क से?
ये देखो जहां पर दिस आ गया, आपको पता है कि क्या होता है, सपोर्टिंग स्टेटमेंट होता है, मैंने बता रखा है, यानी कि किसी ने किसी को सपोर्ट कर रहा होगा। तो आप कह सकते हो कि सी से तो सर शुरू नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? अब डी वाले को पढ़ो। द बैम्बू इज अ वेराइटी ऑफ ग्रास, की जो बैम्बू है ना वो असल में ग्रास की ही एक वेराइटी है, विद अ वुडी मैनी जॉइंटेड स्टेम, जो कि एक वुडी और मैनी जॉइंटेड स्टेम मतलब कई सारे जॉइंटेड स्टेम्स इसके अंदर होते हैं। तो आपको लग रहा है कि सर ये तो इंट्रो है, इसमें बैम्बू को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि बैम्बू जो है वो क्या है, इज ए वैरायटी ऑफ ग्रास, एक वैरायटी ऑफ ग्रास है। तो अगर मैं तुम्हारी जगह एग्जाम में होता तो मैं तो सीधा इसको आंसर लगा देता, क्योंकि डी से शुरू है। तुम्हारी श्योरिटी के लिए मैं कुछ और चीजों को कनेक्ट करके बताता हूँ। जैसे अभी तुमने पढ़ा था 10 स्टेम, तो मैंने बताया जो 10 स्टेम लगा है ये स्पेसिफाई करने के लिए लगा है, यानी कि इससे पहले भी कहीं ना कहीं स्टेम के बारे में बात हुई होगी, और वो स्टेम के बारे में बात यहां पर हो रही है कि देखो जो बैम्बू है ना इज ए वैरायटी ऑफ ग्रास, वो ग्रास की वैरायटी है विद अ वुडी मैनी जॉइंटेड स्टेम, जिसमें कई सारे जॉइंटेड स्टेम्स होते हैं। द स्टेम, और जो ये यही जो स्टेम है, द स्टेम का मतलब यही स्टेम, यानी कि जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है, द लगने का यही मतलब होता है। द स्टेम इटसेल्फ, जो स्टेम है वो अपने आप में इज हॉलो, वो खोखला होता है, एंड इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, और वो एक नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, और दिस नेटवर्क, और वही नेटवर्क, यानी कि आपको पता है डी के बाद सी मैच कर रहा है, और सॉरी डी के बाद बी मैच कर रहा है, और बी के तुरंत बाद, क्योंकि बी में नेटवर्क के बारे में बताया और सी में बोल रखा है दिस नेटवर्क, उसी नेटवर्क के बारे में। तो डी के बाद बी के बाद सी, तो डीबीसी, डीबीसी मुझे मिल रहा है लास्ट में, एक खत्म। आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन नंबर 42, अश्वगंधा इज एन एडेप्टोजेनिक हर्ब दैट हैज मल्टीपल बेनिफिट्स लाइक इंप्रूविंग थायराइड फंक्शनिंग एंड रिड्यूसिंग ब्लड शुगर लेवल्स। ये तो हो सकता है इंट्रो, इसमें अश्वगंधा को इंट्रोड्यूस कर रखा कि अश्वगंधा जो है ना इज एन एडेप्टोजेनिक हर्ब, एक एडेप्टोजेनिक हर्ब है, जो हमारे स्ट्रेस वगैरह को रिलीज करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं एडेप्टोजेनिक। तो आपको पता है इसके अंदर अश्वगंधा को क्या कर रखा है, वो कर रखा है, इंट्रोड्यूस कर रखा है, तो मतलब ए से शुरू हो सकता है। अब देखो कमाल की बात, ए वाले 3 ऑप्शन है, तो ये तो कम से कम कट ही गया ना। ठीक है, अब देखो क्या बोल रखा है यहां पर, देखो बट कंजंक्शन है, बट हम तब लगाते हैं जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। पहले पढ़ो इसमें क्या लिखा है, बट रिमेंबर टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट जरूर करें, वाइल डिसाइडिंग द डोसेज एंड ड्यूरेशन ऑफ कंटिन्यूड इनटेक, कि कितना डोज लेना है और कितना इनटेक लेना, मतलब कितने समय तक कंटिन्यू करना है, इसके बारे में पहले आप स्पेशलिस्ट से क्या करें, कंसल्ट करें। अब डी वाले को पढ़ो कि यू कैन कंज्यूम अश्वगंधा, कि आप अश्वगंधा ले सकते हैं, अश्वगंधा का जो पाउडर है बेसिकली ले सकते हैं, और अश्वगंधा कैप्सूल्स है तो अश्वगंधा के कैप्सूल्स ले सकते हैं, बट लेकिन लेने से पहले भैया कंसल्ट करें कि कितना डोज लेना है और कितने समय तक लेना है। कि डी और बी का पेयर मुझे मिल गया, तो डी और बी का पेयर देखो इसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी है, और ये तो आपको पता ये भी, इसमें भी नहीं है, देखो डी और बी का पेयर, तो ये भी कट गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, एक आपके पास बचा एक, और एक आपके पास क्या बचा 3। अब आप बताओ कि ए से, यानी कि ये तो कंफर्म है कि ए से शुरू हो रहा है, ठीक है, ए से ये भी है, ए से ये भी है। अब आपको देखना है कि ए के बाद डी आएगा या ए के बाद सी आएगा, पढ़ो जरा। अश्वगंधा इज एन एडेप्टोजेनिक हर्ब, अश्वगंधा एक एडेप्टोजेनिक हर्ब है दैट हैज मल्टीपल बेनिफिट्स लाइक इंप्रूविंग थायराइड फंक्शनिंग एंड रिड्यूसिंग ब्लड शुगर लेवल्स, इट रिलैक्सेस नर्वस सिस्टम, ये हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर देता है, एंड लोअर्स कॉर्टिसोल, यानी कि जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं लेवल्स इन ब्लड, ब्लड के अंदर जो हमारे कॉर्टिस इन द ब्लड, ब्लड के अंदर जो हमारे कॉर्टिसोल्स होते हैं उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, दस मेकिंग यू फील काम एंड रिलैक्स्ड ओवरऑल, तो आपको काम एंड रिलैक्स करता है। यानी कि इसके अंदर बताया अश्वगंधा क्या है, और इसके अंदर बताया कि अश्वगंधा क्या करता है, तो यानी कि ए के बाद मैच कर रहा पेयर सी का, ए के बाद सी इसमें, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, दिस वॉज ईजी, ये ईजी था। आपने 2 पेयर बना लिए, ए के बाद सी का पेयर बन रहा है और डी के बाद बी का पेयर बन रहा है, ठीक है भाई। आई होप आप लोगों ने इसको सही कर दिया होगा। आगे बढ़ो, देखो क्या दे रखा है, एंड्रॉइड बिगेन, अच्छा ऑप्शंस देखो पहले, ए बी सी और डी चारों अलग अलग है, तो इंट्रो ढूंढ लो खाली। एंड्रॉइड बिगेन इन 2003, एंड्रॉइड जो था वो 2003 में शुरू हुआ था एज अ प्रोजेक्ट ऑफ द अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी एंड्रॉइड INC to develop an operating system for digital cameras. In 2004 the project changed, ये तो शुरू नहीं हो सकता। Android is an, ये देखो ये मुझे मिल गया इंट्रो, कि Android जो है इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, Android असल में क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर सेल्यूलर टेलीफोन्स, जो हमारे सेल्यूलर टेलीफोन्स होते हैं उनके लिए, एंड टैबलेट्स के लिए क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं सीधा आंसर लगाऊंगा सी, ठीक है, लेकिन फिर भी आप पेयर बना लो। देखो पहले 2003 की बात होगी यानी कि ए होगा, फिर 2004 की बात होगी यानी कि बी होगा, कितना आसान है, फिर 2005 की बात यानी कि फिर डी होगा, तो ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी एक ही में, इसमें भी ए बी डी है, लेकिन इसमें सी को लास्ट कर दे, जबकि आपको पता सी ही तो इंट्रो है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। ये इजी से भी इजी था, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़ो,
क्वेश्चन नंबर 44, देखो भाई 44 का आंसर बताओ, पढ़ो जरा। ऑप्शंस देख लो पहले, ए बी और सी, यानी कि डी से शुरू नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन डी में मुझे दिख रहा है विद अशोका बुद्धा एंड गांधी। तो विद हम कब लगाते हैं, जैसे बोलते हैं ना राहुल विद हिज फैमिली, तो अगर मैं सीधा बोलूं विद हिज फैमिली, अगर मैं सीधा बोलूं विद हिज फैमिली, तो आप अच्छे से जानते हो कि अगर विद है और विद के साथ कोई क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है जो भी, तो इससे पहले भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, नाउन प्रोनाउन, क्योंकि विद क्या करता है, दो नाउन्स को, दो प्रोनाउंस को, दो सब्जेक्ट्स को, दो ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करता है। तो आपको पता है सीधा विद अशोका बुद्धा एंड गांधी आ रहा है, तो मैं कैसे कर सकता हूं, मैं ऐसा ढूंढ सकता हूं जैसे विद के बाद क्या चीज है, ये डिपेंड डिपेंड करता है कि विद के बाद क्या है। विद अशोका बुद्धा एंड गांधी सर्विंग एज द प्राइमरी लीडर्स, प्राइमरी लीडर की तरह उन्होंने सर्व किया। इंडियंस आर नोन फॉर देयर कोर वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्ट, कि इंडियंस अपने रिस्पेक्ट के लिए जाने जाते हैं, उनकी जो रिस्पेक्ट को लेकर उनकी जो वैल्यूज हैं, हार्मनी यानी कि शांति, एंड फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारे के लिए जाने जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर विद के बाद अशोका बुद्धा गांधी जी, कुछ यहाँ पर लेजेंड्स के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, कुछ मतलब महान व्यक्तित्व के नाम यहाँ पर दे रखे हैं। तो विद से पहले जो भी होगा उसके अंदर भी कहीं ना कहीं महान व्यक्तित्व की बात हो रखी होगी मेरे भाई, आ रहा है समझ में? तो महान व्यक्तित्व की बात किसमें हो रखी है, महान व्यक्तित्व की बात हो रखी है किसमें, पढ़ो जरा। ए में तो नहीं हो रखी है, बी में भी नहीं हो रखी, सी पढ़ो, लिमिनरीज यानी कि प्रसिद्ध व्यक्ति लाइक महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर एज वेल एज द आर्ट्स ऑफ लिटरेचर म्यूजिक डांस, ये देखो यहाँ पर है ना महान व्यक्तित्व के बारे में दे रखा है विद, और इन्हीं के साथ साथ में अशोका बुद्धा गांधी दे रखा है, यानी कि पहले इनके बारे में विद और इनके साथ में इनके बारे में। तो मतलब सी और डी का पेयर मुझको मिल रहा है, इसमें नहीं है सी और डी, इसमें नहीं है सी डी, इसमें इसमें है सी डी और इसमें भी सी डी है, ठीक है भाई। अब आपको देखना पड़ेगा कि ए से शुरू हो रहा है या बी से शुरू हो रहा है, आपको बताना किससे शुरू हो रहा है, ठीक है। ए पढ़ो पहले, पहले काम करो, बी पढ़ो, ए पढ़ो पहले। इंडिया हैज एन अपबीट विजन ऑफ लिबरल नॉन वायलेंट रिलेटिवली प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी विद नॉन थ्रेटनिंग ग्लोबल लीडरशिप। देखो इंट्रो कितना प्यारा है, इंडिया जो है ना हैज एन अपबीट विजन, अपबीट का मतलब आशावादी, कि इंडिया का जो विजन है हमेशा से आशावादी रहा है। लिबरल नॉन वायलेंट यानी कि अहिंसात्मक, लिबरल यानी कि उदार, रिलेटिवली प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी, नॉन थ्रेटनिंग ग्लोबल लीडरशिप, मतलब इंडिया ने कभी किसी के ऊपर अटैक ही नहीं किया, तो नॉन थ्रेटनिंग है। तो ये इंट्रो है, तो ए से बिल्कुल प्यारा सा इंट्रो मुझे मिल गया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर नहीं होगा। बी वाला पढ़ो, एपिक्स फ्रॉम माइथोलॉजीज, हमारी जो माइथोलॉजीज हैं, पौराणिक कथाएं, उनसे जो कहानियां हमें देखने को मिलती है, लाइक महाभारता, रामायण, आर लाइकन्ड टू क्लासिक ग्रीक वर्क्स लाइक द ओडिसी एंड द इलियाड एंड बिटवीन 1 and 1000 एडी, कि 1 से लेकर 1000 ईसा पूर्व की बात है। इंडिया वॉज लॉर्डेड, इंडिया को कहा जाता था द एज द गोल्डन बर्ड, इंडिया को क्या कहा जाता था, गोल्डन बर्ड यानी कि सोने की चिड़िया, फॉर इट्स जीडीपी, क्योंकि इंडिया की जीडीपी बहुत जबरदस्त थी। आपने सुना होगा, आज आपको पता आजादी का भी दिन है, तो आप लोगों ने सुना होगा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सुना है ना आप लोगों ने? तो भारत को सोने की चिड़िया कहते थे इसकी जीडीपी के लिए, ठीक है। तो ए से शुरू है, उसके बाद सी आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा डी, और डी के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है भाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इजी रखूंगा मैं, इजी क्यों रखूंगा, मैंने आपको बता दिया, आपको एक बहुत अच्छा पेयर मिल गया था सी और डी का, क्योंकि विद डी में क्या है, विद अशोका बुद्धा, और सी में भी कुछ महान लोगों के बारे में बता रखा है, तो आपको सी और डी का पेयर तो इजीली मिल गया, और सी और डी का पेयर मिला तो आपने इसको एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट किया, दो आपके पास बच गए थे, और दोनों में से बहुत ईजी था ये देखना कि स्टार्टिंग किससे है, तो आपको पता स्टार्टिंग ए से है, क्योंकि ए में बता रखा है इंडिया के बारे में, इंडिया क्या है, और बी में बता रखा है इंडिया की कुछ क्वालिटीज के बारे में, कि आगे मतलब इंडिया को ऐसा जाना जाता था, वैसा जाना जाता था, लेकिन उससे पहले इंडिया क्या है, इंडिया के पास असल में क्या क्वालिटीज है, वो ए में बता रखा है। तो ए से आपको बड़ा प्यारा इंट्रो मिला, और आपको पता है सी और डी का आपने पेयर बना लिया, ठीक है भाई। आगे बढ़े, 45, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, तो किसके अनुसार, ए से शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि वैसे भी देखो ना, ₹75 lakhs हैज बीन स्पेंट टू मेक द जिम्नेशियम, जिम्नेशियम के साथ अगर द लगा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जिम्नेशियम पहले भी आ चुका है, यहाँ पर स्पेसिफिक किया जा रहा है, तो ए से तो नहीं आएगा। सी वाला पढ़ना है एक बार, देखो इंट्रो मिल रहा है मुझे, अ न्यू इंडोर जिम्नेशियम, देखो अ न्यू, जिम्नेशियम के पहले अ लग रहा है, मतलब यहाँ पर पहली बार डिस्कस किया जा रहा है इसको, क्योंकि अगर दूसरी तीसरी बार होता तो द लगा होता है, मैंने बता रखा है पहले की क्लासेस में। अ न्यू इंडोर जिम्नेशियम एंड स्विमिंग पूल वॉज इनॉग्रेटेड एट एपीजे इंटरनेशनल स्कूल गोवा, ये बिल्कुल इंट्रो है कि एक नया जिम्नेशियम जो था वो इनॉग्रेट किया गया कहां पर, एपीजे इंटरनेशनल स्कूल के अंदर, यानी कि सी से शुरू हो सकता है, सी वाला एक ही ऑप्शन है,
मैं सीधा लगाता है इसको, लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए देख लो। अब आपको पता है इनॉग्रेशन की बात हो रही है, तो जो इसमें देखो क्या है, द ऑनरेबल कमिश्नर ऑफ पुलिस इनॉग्रेटेड, यहाँ पर इनॉग्रेशन की बात हो रही है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनॉग्रेट किसने किया, तो कमिश्नर ने किया, तो सी के बाद बी का पेयर मैच कर रहा है। उसके बाद देखो मिस्टर मर्सिया द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल फेमिलराइज द गेस्ट, उन्होंने गेस्ट को बताया अबाउट द कॉस्ट, कि कॉस्ट कितना आया, इंकर्ड कितना कॉस्ट लगा, एंड द वेरियस फैसिलिटीज अवेलेबल, कि कितना कॉस्ट आया, और उसी कॉस्ट के बारे में आपको नहीं लग रहा कि ए में बता रखा है 75 लाख लगा, यानी कि पहले डी आएगा तभी ना ए आएगा, यानी कि डी और ए का पेयर भी आपने बना, तो डी और ए का पेयर इसी में है, और इसमें भी डी और ए का पेयर है, लेकिन सीधा डी से तो शुरू नहीं करोगे, पहले भैया बताओगे कि जिम खुला, या सीधा पहले दाम बताओगे, तो डी से तो नहीं आएगा, तो एक ही बचा आपके पास ऑप्शन ए, इजी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 जल्दी से बताओ। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं, तो पढ़ो एक को। दिवाली, दिवाली जो है रेफर्ड, जिसको माना जाता है टू एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली को क्या माना जाता है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। अशर्स इन द विंटर सीजन, जो कि सर्दी के मौसम में शुरू होता है, विद जॉय, खुशियों के साथ, शॉपिंग, प्रेजेंट्स यानी कि उपहार, एंड अ स्लीव ऑफ न्यू ओकेजन, एक नए ओकेजन की शुरुआत होती है, एंड सेलिब्रेशंस सच एज दशहरा, मतलब ये कई सारे त्योहारों का ना ग्रुप होता है, असल में जो दिवाली होता है कई सारे त्योहारों का एक ग्रुप है, एक समूह है, जैसे कि क्या क्या होता है उसके अंदर, दशहरा, धनतेरस, गोवर्धन, भाई दूज एंड नरक चतुर्दशी, इन सबको मिलाकर पूरी क्या बनती, दिवाली बनती कंप्लीट। तो कितने हो गए भैया फेस्टिवल, 1 2 3 4 और 5, 5 हो गए। अब देखो सी वाले को पढ़ना, द 5 डे फेस्टिवल, यही जो 5 दिन का फेस्टिवल है, यानी कि ए के तुरंत बाद आपको नहीं लग रहा कि सी आना चाहिए, ए के बाद सी मुझे इसी में मिल रहा है, मुझे इसमें भी मिल रहा है, मुझे इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, आपके पास 2 ऑप्शन बच गए, एक आपके पास बच गए ऑप्शन ए और एक आपके पास बच गया ऑप्शन बी। अब आप बताओ ए पहले आएगा बी पहले आएगा, तो ए को पढ़ो, ए में क्या था, दिवाली को एक्सप्लेन कर रखा कि दिवाली क्या है और दिवाली किन से मिलकर बनता, तो सीधा इंट्रो मिल रहा है मुझे तो वैसे, फिर भी बी को पढ़ लो। इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर द इवेंट सिंबलाइजेज, इस इवेंट का मतलब होता है, तो किस इवेंट का, सीधा बोल रखा द इवेंट। अगर आप सोचो इससे शुरू कर देते हो, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर द इवेंट सिंबलाइजेज, इस इवेंट का सिंबल ये होता है द ट्रिम्फ ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, कि मतलब डार्कनेस के ऊपर लाइट की जीत हो गई। तो कौन सा इवेंट है ये, होली है, दिवाली, कुछ तो बताओगे इससे पहले, या सीधा बोल दोगे इस इवेंट का ये मतलब है, किस इवेंट का मतलब है, पहले उस इवेंट के बारे में बताओ। तो बी से शुरू नहीं होगा भैया, एक शुरू किससे होगा, ए से। ये भी बहुत ज्यादा क्या था, इजी था। स्क्रीन को पॉज कर करके आप लोग कर रहे होगे आई होप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शंस देखो जरा, सी और डी, यानी कि ए और बी से तो नहीं हो सकता शुरू। मेरे गले में ना खराश हो रही है बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों। चलो पढ़ो, सी वाले को पढ़ो पहले, क्योंकि आपको पता है सी और डी से शुरू हो सकता है, दोनों में से किसी एक से, तो सी वाले को पढ़ लेते हैं पहले। देखो, फ्रॉम 15 सितंबर 2022, 15 सितंबर 2022 से अ न्यू ग्लोबल पॉवर्टी लाइन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, एक नई जो पॉवर्टी लाइन है, ग्लोबल पॉवर्टी लाइन, यानी कि पूरी वैश्विक जो गरीबी रेखा होती है उसकी जो रूपरेखा है वो तैयार की गई है, हैज बीन एस्टैब्लिश्ड विद द वर्ल्ड बैंक रिवाइजिंग इट्स डेटा, वर्ल्ड बैंक ने अपने डेटा को रिवाइज किया है, यानी कि दोबारा से डेटा को क्या किया, कुछ कुछ देशों का डेटा डाला होगा, कुछ देशों का डेटा निकाला होगा, कुछ का स्थान चेंज किया होगा, यही मतलब होता है डेटा रिवाइज करने का। इन द पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी प्लेटफॉर्म ऑन दिस बेसिस, ठीक है। तो आप अच्छे से जानते हो कि ये इंट्रो हो सकता है, यहाँ पर बात की जा रही है कि ग्लोबल पॉवर्टी का जो डेटा है उसको रिवाइज किया गया है, ठीक है, आप अच्छे से जानते हो। अच्छा, अगर आपको डाउट हो भी रहा है कि सी से शुरू हो सकता है कि सर नहीं हो सकता है, हमें कैसे पता चलेगा, तो आप एक काम करो, आप एक बार बी पढ़ना जरा, एंड, तो एंड क्या है, कंजंक्शन है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन अ डेकेड, 10 साल में पहली बार, दिस अपडेट, ये जो अपडेट है, कौन सा अपडेट है, जो अपडेट यहाँ पर हुआ है, देखो मैंने क्या बताया, डेटा को यहाँ पर रिवाइज किया गया है, यानी कि डेटा को क्या किया गया है, अपडेट किया गया है, डेटा को अपडेट किया गया है, और 10 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो अपडेट है इंक्लूड्स इंडियाज पॉवर्टी डेटा, कि इसके अंदर पहली बार इंडिया का जो पॉवर्टी डेटा है वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, यानी कि सी और बी का पेयर कितना प्यारा आपको मिल गया। तो आपको पता है सी और बी इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक आपका हो गया आंसर खत्म, आपने पेयर बनाया और आपका आंसर आ गया। समझ में आया भाई कैसे किया कि नहीं किया, बोलो जल्दी बताओ। देखो यहाँ पर क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डेकेड, एक डेकेड में पहली बार, दिस अपडेट इंक्लूड्स इंडियाज पॉवर्टी डेटा, दिस हैज एन इम्पैक्ट नॉट जस्ट ऑन ग्लोबल पॉवर्टी बट ऑल्सो ऑन इंडियंस अवेयरनेस ऑफ द ऑन द कंट्रीज पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डेकेड, कि भाई देखो इसके अंदर बताया कि पहली बार इंडिया का जो डेटा है
वो अपडेट किया गया। और इसके अंदर क्या बोल रहा है, दिस हैज एन इम्पैक्ट नॉट जस्ट ऑन ग्लोबल पॉवर्टी, कि इसका प्रभाव केवल ग्लोबल पॉवर्टी पर ही नहीं पड़ा, बट ऑल्सो ऑन इंडियंस अवेयरनेस, भारतीयों की जागरूकता पर भी इसका प्रभाव पड़ा, ऑफ द कंट्रीज पॉवर्टी, की हमारे देश की क्या पॉवर्टी है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो भाई देश की गरीबी के बारे में तभी तो पता चलेगा जब डेटा के अंदर ये बात डाली गई होगी, कितने इतने गरीब देश के अंदर रह रहे हैं, भारत के अंदर रह रहे हैं। तो पहले डेटा को अपडेट किया, ठीक है, डेटा को अपडेट करने के बाद में इंडिया का डेटा उसके अंदर इंक्लूड किया, और जब इंडिया का डेटा इंक्लूड किया तो लोगों को इंडिया की पॉवर्टी का पता चला, यानी कि आपको पता चल गया CBA। तो ये रहा देखो CBA खत्म, इजी। अब आप कहोगे सर सारा तो इजी लिख रहे हो आप, चलो इसको मॉडरेट कह देते हैं, इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, कुछ बच्चों के लिए इजी, कुछ बच्चों के लिए मॉडरेट। अब देखो डिफिकल्ट मत कहना इसको, ये लगे कान के नीचे तुम्हारे। चलो 48 बताओ जरा, 48। ऐसे बड़े बड़े जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको देखकर कई बार डर लगता होगा ना, लेकिन डरना नहीं है, डरना नहीं, करना है, हमेशा से बोलता हूं ना मैं। पढ़ो जरा भाई 48, बताओ। आप पेयर बना सकते हो, अगर आपको पेयर बनाना है तो। पेयर बनाने के लिए मुझे एक 1995 यहां दिख रहा है, ठीक है, और एक 1995 मुझे यहां दिख रहा है, इन्हीं से कुछ खेलने की कोशिश करते हैं। बनाओ जरा पेयर, देखो भाई कैसे बनाओगे पेयर, देखो। द फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ विमेन, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ विमेन, महिलाओं के लिए जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, हेल्ड इन बीजिंग, जो बीजिंग में किया गया था इन सितंबर 1995, सितंबर 1995 में, हैड एम्फेसाइज्ड, तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात पे जोर दिया गया था दैट नो एंड्योरिंग सॉल्यूशन ऑफ सोसाइटीज मोस्ट थ्रेटनिंग social, economic and political problems could be found without the participation and empowerment of the women। कि दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं उनसे आप तब तक छुटकारा नहीं पा सकते जब तक आप महिलाओं को पार्टिसिपेट नहीं करने दोगे और जब तक महिलाओं को एम्पावर नहीं करोगे, ठीक है भाई। चलो अब देखो यहाँ पर आपकी क्या बात हुई है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन, जो कि हुआ है 1995 में, और ये जो द 1995 वर्ल्ड समिट, और यही जो वर्ल्ड समिट है जो 99, देखो यहाँ पर द लगा है, मतलब स्पेसिफाई किया गया है। अब आप कहोगे सर द तो यहाँ भी लगा है, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई इस 1995 वाले की बात यहाँ पर की गई कि 1995 वाले में ऐसा ऐसा हुआ था एक कॉन्फ्रेंस, और उसके अंदर ये बोला गया था कि पार्टिसिपेशन जरूरी है, महिलाओं का एम्पावरमेंट जरूरी है। द 1995 वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट हैड ऑल्सो, इसकी बात कर रहा था मैं, ऑल्सो एम्फेसाइज्ड, यहाँ पर दे रखा कि भाई इसमें एम्फेसाइज किया गया था, ठीक है, और इसमें दे रखा है ऑल्सो एम्फेसाइज, की मतलब इस बात पर भी एम्फेसाइज किया गया। तो ऑल्सो तभी आता जब उससे पहले कुछ आ रखा हो, उसी से मिलता जुलता, तो यहाँ पर एम्फेसाइज किया गया, और इस पर भी एम्फेसाइज किया गया, और तो और या और भी, तो ऑल्सो तभी आएगा ना जब सी आएगा। तो आपने सी और ए का पेयर बना लिया, सी और ए इसमें है नहीं है, इसमें है, इसमें है नहीं है, इसमें है। तो आपको पता है दो ऑप्शन आपके पास बचे, एक आपके पास बचा दो और एक आपके पास बचा चार। अब आप दो में क्या पढ़ोगे, बी पढ़ोगे पहले, ठीक है, बी आ सकता है पहले। विमेन आर रेशनल इन अप्रोच, विमेन जो है अप्रोच के मामले में रेशनल है, बड़ी तर्कवादी है, केयरफुल इन हैंडलिंग सिचुएशंस, सिचुएशन को हैंडल करने में बड़ी सावधान होती है, एंड वांट टू डू थिंग्स एज बेस्ट एज पॉसिबल, और वो किसी भी चीज को बिल्कुल ऐसा करना चाहती हैं जैसा उनका बेस्ट हो, ठीक है। अब डी पढ़ो, टुडेज वुमन, आज की जो महिला है, इज अ हाईली सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन, अलाइव टू द सेंस ऑफ हर डिग्निटी एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हर फंक्शंस। देखो कितना अच्छा इंट्रो है, इससे अच्छा इंट्रो क्या हो सकता है, कि आजकल की महिलाएं जो वो क्या क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड हैं, अलाइव टू द सेंस ऑफ हर डिग्निटी, अपने डिग्निटी को लेकर क्या है वो अवेयर है, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हर फंक्शंस इन द प्राइवेट डोमेस्टिक डोमेन एंड द पब्लिक डोमेन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वर्क, कि आजकल की संसार की जो कामकाजी दुनिया है उसमें उनको पता है कि चाहे वो प्राइवेट डोमेस्टिक डोमेन हो या फिर पब्लिक डोमेस्टिक डोमेन हो, वहां चाहे पब्लिक डोमेन हो, वहां पर उनको पता है कि उनकी क्या भूमिका है और किस तरीके से उनको काम करना है ताकि उनकी एक भूमिका बन सके, उनकी इंपॉर्टेंस बन सके। तो डी के अंदर इंट्रो दिया जा रहा है, तो डी वाला इंट्रो मुझे इसमें दिख रहा है, तो ये मैं आंसर लगा दूंगा इसका, ठीक है। बी में इंट्रो नहीं है, बी में तो उसी के बारे में बता रखा कि भाई देखो महिलाएं आज की ऐसी हैं, और इसके अलावा वुमेन आर रेशनल इन अप्रोच, वुमेन क्या है, अप्रोच के मामले में रेशनल है, केयरफुल है, तो पहले आएगा डी, उसके बाद क्या आएगा बी, और आपने सी और ए का तो पेयर बना ही लिया है, तो पूरा मैच कर गया, डी बी सी ए कर गया भाई, तो आंसर आ जाएगा 4। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक पेयर तो बहुत ईजी बन गया था, सी ए वाला आपको पता है, क्योंकि इसके अंदर इस की बात हुई और यहाँ पर ऑल्सो देकर दे रखा है, तो मतलब सी और ए का पेयर बहुत जल्दी बन गया, तो इसकी वजह से दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए थे। बाकी दो में आपको पता है आपको क्या ढूंढना है, इंट्रोडक्शन ढूंढना है कि किसमें दिया जा रहा है, तो आपने ढूंढ लिया डी में, तो आप इसको मॉडरेट कह सकते हो, मॉडरेट कह सकते हो आप इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, देखो भाई, नॉस्टैल्जिया हेल्प्स अस, नॉस्टैल्जिया हमारी मदद करता है मेंटेन अ पॉजिटिव साइकोलॉजिकल स्टेटस व्हेन काउंटरैक्टिंग द
नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस। बी पढ़ो, नॉस्टैल्जिया इज अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर वंस पास्ट। इंट्रोडक्शन है नॉस्टैल्जिया का। नॉस्टैल्जिया क्या होता है उसके बारे में यहाँ बता रखा कि नॉस्टैल्जिया इज अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग, मतलब जब आप पास्ट की किसी चीज को लेकर सेंटिमेंटल हो जाते हो और आपको बहुत तीव्र इच्छा होने लग जाती है कि काश ऐसा फिर से हो जाता, उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। तो बी से शुरू हो सकता है, एक ही ऑप्शन है बी वाला, खत्म। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कितना मुश्किल था, बिल्कुल भी नहीं, इजी। ठीक है, आगे बढ़े भाई। क्वेश्चन नंबर 50, बी ए बी सी डी, चार ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़ लो जरा। इट इज नॉट अ वॉकर्स पैराडाइज, ये किसी वॉकर्स का पैराडाइज नहीं है, मतलब जो पैदल चलने वाले यात्री होते हैं उनके लिए बिल्कुल भी ये पैराडाइज बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है। तो क्या अच्छी जगह नहीं है, पहले बताओगे किसी के बारे में। सो वॉकिंग इज नॉट अ फैशनेबल पास टाइम हियर, तो यहाँ पर चलना जो है ना किसी का पास टाइम यानी कि टाइम पास तो नहीं हो सकता है। तो कहाँ पर यार, कहाँ पर, तो ए से तो नहीं करोगे शुरू, पहले जगह के बारे में बताओगे तभी तो बोलोगे। सीधा बोला कि भाई ये पैदल चलने वालों के लिए अच्छी जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई टाइम पास के लिए पैदल नहीं चलता। तो कहाँ नहीं चलता पहले बताओगे। बी में देखो, लंदन इज नोन फॉर इट्स हेक्टिक फेस, कि जो लंदन है अपने हेक्टिक फेस के लिए जाना जाता है, मतलब बहुत थकाने वाली वहां की दिनचर्या रहती है। फ्रेंजिएड मूवमेंट्स, वहां पे बड़े पागलपंती वाले मूवमेंट्स होते रहते हैं। हाई डेसिबल्स एंड डस्ट किक्ड बाय द स्पीडिंग व्हीकल्स, मतलब गाड़ियां चल रही हैं यहाँ से वहां, बहुत सारे यात्री चल रहे हैं। यहाँ पर बता रखा कि भाई लंदन में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, लोग चलते रहते हैं, गाड़ियां चलती रहती है। तो यानी कि बी में एक इंट्रो दे रखा है, तो मैं तो सीधा बी को आंसर लगा देता। ठीक है, आप पढ़ो एक बार सी को। ऑन द कॉन्ट्रेरी, तो ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है, इसके विपरीत। तो किसके विपरीत, तो पहले कुछ ना कुछ बताओगे तभी तो बोलोगे ऑन द कॉन्ट्रेरी। कभी भी ऑन द कॉन्ट्रेरी से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है, इसके विपरीत। तो किसके विपरीत पहले कुछ बताओगे ना। डी पढ़ो, फॉर दीज रीजन, इन रीजन की वजह से। तो दीज आपको पता है सपोर्टिंग स्टेटमेंट का काम करता है, जहां पर दीज लग जाए। तो दीज रीजंस, इन रीजंस की वजह से, तो किन रीजंस की वजह से, पहले रीजंस दोगे ना। तो डी से भी शुरू नहीं हो सकता, एक ही आंसर बचा आपका बी डी से, कि लंदन क्या है, भरी सी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा गाड़ी वाड़ी रहती है। और बी के बाद ए, इसीलिए ये किसी वॉकर्स का पैराडाइज नहीं है, पैदल चलने वाले यात्री के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो वॉकिंग इज नॉट अ फैशनेबल पास टाइम, इसलिए वॉकिंग यहाँ पर एक फैशनेबल टाइम पास नहीं है। तो बी के बाद ए और उसके बाद डी, उसके बाद सी। ठीक है भाई, आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 51, बताओ जल्दी से इसका आंसर 51 का। ऑप्शंस देखो ए बी सी डी, पढ़ो जरा, ए को पढ़ो। द गवर्नमेंट्स रीसेंट एफर्ट्स, गवर्नमेंट के जो रीसेंट एफर्ट्स हैं, हैव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन स्ट्रेंथनिंग दीज टाइज। दीज टाइज आपको पता है, दिस दैट दीज दोज क्या होते हैं, सपोर्टिंग स्टेटमेंट वाले होते हैं। तो यहां पर अगर दीज टाइज बोला जा रहा है तो इससे पहले जो भी होगा जिसको ये सपोर्ट कर रहा है ए वाला स्टेटमेंट, उसमें भी टाइज की बात हो रखी होगी। अब देखो टाइज की बात किसमें हो रखी है, मैंने इसमें पढ़ लिया, इट्स टाइट टाइज टू एग्रीकल्चर, यहां पर टाइज की बात हो रही है बात। यानी कि आपको पता है डी के बाद क्या आएगा भाई, ए आएगा। तो डी के बाद ए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है और इसमें भी है। अब आपको देखना है कि बी से शुरू होगा, सी से शुरू होगा या डी से शुरू होगा। तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इसको पढ़ो जरा, आपको पता है ए से तो शुरू वैसे भी नहीं है। ठीक है, बी सी और डी बचा, तो बी को पढ़ो। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज ओल्डेस्ट, की जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है वो इंडिया की पुरानी इंडस्ट्रीज में से एक है। स्ट्रेचिंग बैक सेवरल सेंचुरीज, जो मतलब कई शताब्दियों पुरानी है। तो ये इंट्रो है, इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो है इंट्रोड्यूस कर रखा है। तो मुझे बड़ा प्यारा इंट्रो मिल गया बी के अंदर, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं, फिर भी तुम्हें पढ़ना है पढ़ लो। इट्स टाइट टाइज, इसकी जो टाइट टाइज है, तो किसकी टाइट टाइज, किसकी बात कर रहा है। तो सीधा इससे तो शुरू नहीं करोगे आप, पहले इंट्रो दोगे ना टेक्सटाइल के बारे में। आया समझ में। सी वाले को पढ़ो, द टेक्सटाइल बिजनेस इज इमेंसली डाइवर्स, टेक्सटाइल का जो बिजनेस है बहुत ज्यादा डाइवर्स है। तो टेक्स्ट यहाँ पर उसके बारे में खासियत बता रखी है। पहले इंट्रोडक्शन दोगे ना कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत की पुरानी इंडस्ट्रीज में से एक है और इसमें क्या है, ये इमेंसली डाइवर्स है। यानी कि पहले बताओगे बी फिर बताओगे सी, यानी कि सी बी से पहले तो कभी नहीं आ सकता, तो यानी कि ये तो कभी नहीं हो सकता। तो ये हो सकता आंसर, तो यही मैंने पहले लगा दिया था। ठीक है भाई, समझ में आया, दिस वाज इजी। स्क्रीन को पॉज कर करके आपको ट्राई करो सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 52, क्या ए से शुरू हो सकता है। ए में दे रखा द अदर हाफ, यानी कि दूसरा हाफ। तो इससे पहले पहले हाफ की बात हो रखी होगी। देखो ना, अदर हम कब लगाते हैं, जब इससे पहले कुछ और हो। तो अदर आप कब लगाते हो, अदर आप तब लगाते हो जब आप उससे पहले भी कुछ बात कर चुके होते हो कि हाँ भाई ऐसा हुआ, और अदर और फिर दूसरा। तो क्या बोल रहे हो, द अदर हाफ, यानी कि जो दूसरा हाफ है, यानी कि इससे पहले कुछ ना कुछ पहला हाफ रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अदर हाफ, द अदर हाफ,
यानी कि इससे पहले कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें दूसरे पहले हाफ की बात हो रखी होगी। अदर हाफ का मतलब दूसरा हाफ, तो पहला हाफ कहाँ है, ये रहा पहला हाफ। रफली हाफ ऑफ द डॉक्टर्स, ये हाफ ऑफ द डॉक्टर्स हैड नेवर बीन स्यूड द अदर हाफ, और जो दूसरे हाफ थे भाई ये पहले हाफ और द अदर हाफ ही दूसरा, यानी कि डी और ए का पेयर आपने बनाया। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो 52 का ऑप्शन क्या आ गया, 3 आ गया, खत्म। कितना मुश्किल था करना है इसको। 53 ए बी सी डी, तो इसमें आपको सिर्फ क्या ढूंढना है, इसमें सिर्फ आपको इंट्रो ढूंढना है। आपने इंट्रो ढूंढ लिया तो आपका काम हो जाएगा आसान। इंट्रो ढूंढो भाई। इन अ स्टडी स्पॉन्सर्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WHO की स्टडी के द्वारा एंड कैरिड आउट बाय हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, द ग्लोबल बर्डन एंड इंजरी इंडिकेटेड दैट स्ट्रेस डिजीजेज एंड एक्सीडेंट्स आर गोइंग टू बी किलर्स इन 2020। इंट्रो है कि WHO ने कोई क्या किया, स्टडी की है, और जिससे ये पता लगा है कि द ग्लोबल बर्डन एंड इंजरी इंडिकेटेड दैट स्ट्रेस डिजीजेस, की जो स्ट्रेस से होने वाली जो बीमारियां हैं एंड एक्सीडेंट्स जो हैं आर गोइंग टू बी द किलर्स इन 2020, 2020 में सबसे ज्यादा मौतें इन्हीं की वजह से होने वाली है, ऐसा WHO ने बताया। दीज एक्सीडेंट्स आर ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ साइकोसोशल स्ट्रेस इन अ फास्ट मूविंग सोसाइटी। यहाँ पर बोल रखा है दीज एक्सीडेंट्स, तो आपको जैसे दिस दिख गया आपको पता है सपोर्टिंग स्टेटमेंट है, दिस दैट दिस दो जहां पर भी आ जाए वो क्या कर रहा होता है, वो किसी स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पर है दीज एक्सीडेंट्स, तो यानी कि इससे पहले जो होगा उसके अंदर भी एक्सीडेंट्स की बात हो रखी होगी, तो इसमें बात हो रखी है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, ठीक है, आर गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट किलर, वो तीसरे लार्जेस्ट किलर होने वाले हैं दीज एक्सीडेंट्स। और यही जो एक्सीडेंट्स हैं, यानी कि बी के बाद सी का पेयर आपने बनाया, तो बी के बाद सी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब आपके पास दो ऑप्शन बच गए, दोनों में से आपको बताना क्या आएगा, पहले बी आएगा या पहले ए आएगा। तो आपको पता है बी में सीधा क्या दे रखा है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आर गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट किलर्स, तो पहले पहले दो की बात हो रही होगी, उसके बाद ही तो तीसरे की बात हो रही होगी, यानी कि बी से तो शुरू नहीं हो सकता। ठीक है, आया समझ में भाई। तो आपने बी और सी का पेयर बना लिया, और आपको पता है इंट्रो किस में दे रहा है, ए में दे रहा है कि भाई ये बीमारी है जिससे मौत होंगी, एक एक्सीडेंट और एक स्ट्रेस से होने वाले डिजीजेज हैं, और उसके बाद ये थर्ड किलर बनने वाला है। ठीक है, और देखो पहले देखो ए के बाद में ना पहले डी आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर स्ट्रेस डिजीज और एक्सीडेंट की बात की जा रही है, और इसके अंदर देखो हार्ट डिसीज, डिप्रेशन, बोथ स्ट्रेस, इसी के अंदर वही जो यहाँ पर स्ट्रेस डिजीजेस की बात की गई है, तो वो डिजीजेस कौन कौन से हैं, वो ये वाले हैं। कौन कौन से, देखो एक हार्ट डिजीज और एक डिप्रेशन। स्ट्रेस से होने वाले जो डिजीजेज हैं वो ये दोनों है, एक हार्ट डिजीज और एक डिप्रेशन, यानी कि ए को एक्सप्लेन करने के लिए डी बोल रखा है, तो ए के बाद क्या आएगा, डी आएगा, और बी और सी का पेयर आपने बना लिया, तो ए डी बी सी ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छे से सारे ऑप्शंस को एक बार पढ़ा करो, अगर आप पढ़ लोगे तो आ जाएगा। और वैसे भी देखो क्या दे रखा है, द हार्ट डिजीज एंड डिप्रेशन बोथ स्ट्रेस डिजीजेज आर गोइंग टू रैंक फर्स्ट एंड सेकंड, कि ये दोनों फर्स्ट और सेकंड बनने वाले हैं 2020 में। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, और जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है आर गोइंग टू बी द थर्ड, ये थर्ड है, यानी कि इसके अंदर बोल रखा कि भाई ये दोनों फर्स्ट सेकंड है और ये थर्ड है। तो आपने पेयर किसका बनाया, आपने पेयर बनाया भाई डी और बी का, तो डी और बी का पेयर इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो देखो एक ही पेयर से आपका काम हो जाता है, एक ही पेयर से आपका काम हो रहा है असल में। यहाँ पर कि यहाँ पर बोल रखा फर्स्ट और सेकंड है, और यहाँ पर बोल रखा कि ये थर्ड है, तो यानी कि डी और बी के पेयर से आपका काम हो रहा था सारा का सारा, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है भाई, अगला बताओ भाई यहाँ पर क्या है, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट, ए से शुरू है तो कंफर्म है क्योंकि सारे ऑप्शन ए वाले हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। ठीक है, ये द पोर्ट्रेट ऑफ ओल्ड लेडी, द पोर्ट्रेट ऑफ एन ओल्ड लेडी, एक चैप्टर है 11th क्लास के अंदर, पहला चैप्टर है 11th क्लास की जो एनसीईआरटी उसका पहला चैप्टर है, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ एनसीईआरटी पढ़ा करो, एनसीईआरटी पढ़ा करो। इससे पहले भी सीएचएसएल का जो मेंस हुआ है उसके अंदर दो ऐसे पैराजंबल्स हैं जो कि 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक से उठ कर आए हैं। अब आप कहोगे मुझे कैसे पता, क्योंकि मैंने 11th क्लास को 2 साल पढ़ाया है। ठीक है, साथ साथ में कॉम्पिटेटिव क्लासेस के साथ साथ में मैं 11th को भी पढ़ाता था, तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, तो मुझे पता है कि द पोर्ट्रेट ऑफ एन ओल्ड लेडी, आप जाके देखना उसी में से दे रखा है। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही कि मेरी दादी मेरे साथ आती थी। वेन वी बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों अपना अपना काम कर लेते थे, वी वुड बी बैक टुगेदर, तो हम वापस चले जाते थे। ए से शुरू हो रहा है और आपको पता बी पे खत्म होगा, तो ए से शुरू बी पे खत्म, ये आंसर है, खत्म। क्योंकि ए डी है, यहाँ पर ए सी है, यहाँ पर ए सी है। क्यों, क्योंकि देखो मैं और मेरी दादी साथ में जाते थे, जो प्रीस्ट यानी कि जो पुजारी थे हमें सिखाते थे अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर, और चिल्ड्रन जो थे वो लाइन के अंदर बैठे रहते थे, दो साइड आइदर साइड ऑफ द वेरांडा, सिंगिंग द अल्फाबेट गाते थे बच्चे, और प्रेयर गाते थे। एंड माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मतलब हम लोग क्या करते थे, अल्फाबेट गाते थे और मेरी दादी जो थी वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, और जब हम दोनों के काम हो जाते थे तो हम वापस चले जाते थे। तो यानी कि लास्ट में तो यही होगा ना,
भाई पहले हम दोनों आ रहे हैं, फिर हम दोनों अपने अपने ये काम कर रहे हैं, जो भी है बता रखा कि भाई क्या क्या हो रहा है, उसके बाद लास्ट में बी हो रहा है जाने का काम, तो ए शुरू में बी लास्ट में, इसमें दे रखा है, खत्म हो गया। ये तो इजी का भी इजी था, बहुत इजी था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से बताना है। देखो सारे बी से दे रखे हैं, यानी कि बी से शुरू है। तो कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, कॉलोनल है लेकिन हम लोग इसको कर्नल कहते हैं, स्पेलिंग कॉलोनल होता है। हार्लैंड सैंडर्स, सैंडर्स रियल लाइफ स्टोरी, जो उनकी रियल लाइफ स्टोरी, आपको पता है कौन है ये? एक चिकन का ब्रांड है ना, कौन सा ब्रांड है वो? KFC, हाँ KFC। ये शायद वही है, KFC के जो फाउंडर हैं शायद वही है ये। मुझे कंफर्म करके बताओ क्या ये वही है, मुझे बताओ एक बार कमेंट्स में। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स रियल लाइफ स्टोरी ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड न्यूमरस टाइम्स, कि उनकी जो स्टोरी है कि वो कई बार डिसअपॉइंट हुए न्यूमरस टाइम्स इन हिज लाइफ एंड स्टिल मेकिंग हिज एम्बिशन कम ट्रू लेट इन हिज लाइफ इन ट्रूली मोटिवेटिंग, इज ट्रूली मोटिवेटिंग। कई बार क्या हुए, डिसअपॉइंट हुए, उसके बाद भी अपने जीवन के लेट में, कि अपने जीवन के काफी आगे के पड़ाव में, यानी कि काफी आगे की उम्र में उन्होंने जो अपने एम्बिशन को पूरा किया, एम्बिशन उनका जो सच हुआ, उनका जो ड्रीम था वो पूरा हुआ। इस ट्रूली मोटिवेटिंग, बहुत ज़्यादा वो मोटिवेटिंग है कि भाई बहुत ज़्यादा असफलता मिली उनको, लेकिन आगे चलकर अपने जीवन के एक बहुत आगे के पड़ाव में उनको कामयाबी आखिरकार मिली थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, मोटिवेटिंग है हमारे लिए। ठीक है भाई, अब आप इसमें पेयर बना सकते हो। देखो, ही बिगेन सेलिंग चिकन एट द एज ऑफ 40 बट हिज ड्रीम ऑफ ओपनिंग अ रेस्टोरेंट वॉज रिपीटेडली डिनाइड। उन्होंने 40 साल की उम्र में चिकन बेचना शुरू किया, बट हिज ड्रीम ऑफ ओपनिंग अ रेस्टोरेंट, उनका जो सपना था एक रेस्टोरेंट को खोलने का, वॉज रिपीटेडली डिनाइड, बार बार उनको मना किया जा रहा था। ओइंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स, कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, विवाद वगैरह हुए, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट वो नहीं खोल पा रहे थे। ठीक है, ही लेटर ट्राई टू फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट, लेकिन बाद में उन्होंने अपने रेस्टोरेंट को फ्रेंचाइज करने की कोशिश करी, बाद में उन्होंने अपने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी बेची। उन्होंने रेस्टोरेंट की क्या बेची, फ्रेंचाइज। यानी कि पहले यहाँ पर आपने देखा कि रेस्टोरेंट खोलने में दिक्कत आई, और इस वाले पॉइंट में आप क्या देख रहे हो, बाद में उन्होंने अपनी क्या बेची, फ्रेंचाइजी बेची। समझ में आ रहा है? यानी कि आपको पता है कि पहले सी आएगा फिर ए आएगा, तो सी और ए का पेयर किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे? देखो बी के अंदर बता रखा कि भाई वो कौन थे, उनके साथ क्या हुआ, उसके बाद उन्हीं के बारे में कुछ यहाँ पर खास बात की, ही इज 7th ग्रेड ड्रॉप आउट, की 7वीं क्लास में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। हु ट्राइड मैनी थिंग्स इन लाइफ, जिन्होंने जीवन में बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करी, बट फाउंड देम बिटर, लेकिन हमेशा उनको कड़वाहट मिली जिंदगी में। उसके बाद ही बिगेन सेलिंग चिकन, उन्होंने चिकन बेचना शुरू किया 40 साल की उम्र में, लेकिन उनका जो रेस्टोरेंट खोलने का सपना था वो सपना रह गया, और बाद में उन्होंने अपने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी देनी शुरू करी, फ्रेंचाइजी बेचनी शुरू करी, और आज आपको पता है KFC एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ठीक है भाई, तो आपने पेयर बना लिया कि पहले बी आएगा, इंट्रो है, ये सब में बी दे रखा था, बी के बाद डी आएगा, क्योंकि उन्हीं के बारे में आगे यहाँ पर बता रखा कि वो क्या थे, 7th ड्रॉप आउट थे। उसके बाद आपने सी और ए का पेयर बनाया, तो बी डी सी ए इसी में दिख रहा है, ये आपका आंसर, दिस वॉज इजी। अब आप मुझे बताओ, टोटल जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए 19 क्वेश्चंस, इसमें से आपके कितने ठीक थे, कमेंट करके बताना। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। और ये पैराजंबल की आखिरी क्लास थी, यानी कि जितने भी क्वेश्चन अभी आपके सीजल प्री में आए थे 2023 में, मैंने आपको सारे करा दिए। कुछ मैंने छोड़े हैं जो कि मतलब बहुत ईजी थे, या फिर जो कि मुझे लगा सिमिलर सिमिलर चल रहे हैं, तो मैंने वो छोड़ दिए एक आधा, बाकी मैंने आपको सारे करा दिए। अगली क्लास आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी चाहिए। ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, एक है क्लोज टेस्ट, और एक आपका है जो पैसेज आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इन दोनों में से अगली क्लास आपको कौन सी चाहिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।